सो हेलो, वेलकम बैक टू आकाश एक्सप्लेनर चैनल। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि काफी समय से मैं वाईटी स्टूडियो में देख रहा हूँ कि आप सब लोगों में से 90% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज सपोर्ट करो। तो बिना किसी देरी के बढ़ाते हैं इंट्रो की तरफ। सोचो, एक ऐसी डोंगवा हो जिसमें हमारी मैन कैरेक्टर अनाथ हो और जिसने भी उसे पाल पोस कर बड़ा किया उसी के हाथ और पैर ना हो। बट सबसे लकी बात तो ये है कि उसके पास एक मास्टर भी मौजूद है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। साथ ही इसी दुख दर्द को झेलते हुए वह अपनी डेस्टिनी और अपने प्यार को हासिल करता है। तो ज्यादा इंट्रोडक्शन न देते हुए सीधा ही बढ़ते हैं डांग हुआ की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें छोटा टाओइस्ट मोंग दिखाया जाता है जिसका नाम चांगशेंग है और वह जीनिंग से शू की ओर जा रहा था ताकि वह इंपीरियल कोर्ट एग्जाम क्लियर कर पाए। पर यहाँ पे कुछ और भी बचा है जो कि प्राइवेट है, पर इसके लिए यह रास्ता काफी दूरी पर था। यहाँ पे सीजन भी चेंज हो जाता है, साथ ही यहाँ पे बारिश भी गिरने लगी थी। इसी वजह से वह चट्टानों के नीचे थोड़ी देर इंतजार करता है। साथ ही यहाँ पे खाना खाते टाइम वहाँ पे एक छोटी सी बर्ड उसके पास आती है। उसे भी वह खाना देते हुए अगले दिन सुबह यहाँ से अपनी जर्नी पे निकल पड़ डीएचता है। पर वो जो छोटा सा बर्ड था वो उसे रास्ता दिखाते हुए शू के काफी क्लोज ले आता है, जिससे चांगशेंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शेंदू के तियांडव एकेडमी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे की एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था। जो भी टावर का गेट ओपन कर पाएंगे वही रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होंगे और इस एग्जाम में क्वालिफाइड होने के बाद ही यहाँ पे डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट हो सकते। हमें यहाँ पे एक मोटा डिसाइपल दिखाया जाता है जो गेट ओपन करने की कोशिश तो करता है पर वह यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड हो गया था। इसके आगे यहाँ पे चांगशेंग टेस्ट देने के लिए आगे आता है पर एक डिसाइपल उसे रोकते हुए कहता है, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, साथ ही तुम मेरो क्लेंजिंग रियलम तक भी नहीं पहुँचे, तो तुम इस टेस्ट को कैसे दे सकते हो। पर चांगशेंग इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा ही आगे बढ़ गया होता है। वह जैसे ही अपने सेंसर्स इस फॉर्मेशन डिस्क के अंदर डालता है उसे पता चलता है यह सेंसरी स्टोन और गैले एरे से बना हुआ। सेंसरी स्टोन एसेंस अब्सॉर्ब करता है, इसी से फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। अगर एसेंस पावरफुल नहीं है तो यह अनलॉक नहीं होंगे। पर चांगशेंग के पास इसके बारे में पहले से काफी नॉलेज था, इसी वजह से वह इस फॉर्मेशन को समझते हुए इसे ब्रेक करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया था। साथ ही जोंगजो टावर का जो गेट था वह ओपन हो गया था। ये देखते साथ ही वहाँ पे मौजूद हर कोई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। पर अंदर से पावरफुल मास्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें देखने से ऐसा नहीं लगता कि तुम एकेडमी के कोई मेंबर होगे। पर यहाँ पे अटैक रोकने के लिए एक सीनियर डिसाइपल पहुंच चुका था जिसका नाम टैंग 36 था और वो सीनियर जिसका नाम मास्टर काऊ होता है वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साथ ही यहाँ पे टैंक 36 कहता है, बिना किसी शिकायत के किसी को इस तरीके से धमकाना तो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। साथ ही यहाँ पे एकेडमी के डायरेक्टर तक पहुँच गए थे। मास्टर काऊ कहता है, यह लड़का तो यहाँ से नहीं है, इसी वजह से ये एग्जाम नहीं दे सकता। साथ ही ये तो मेरो क्लेंसिंग रियलम तक भी नहीं पहुंचा। पर चांगशेंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, नोटिस में तो यही था कि हर कोई यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। साथ ही एकेडमी के रूल्स के अकॉर्डिंग यह मैटर नहीं करता कि उसकी कल्टीवेशन किस स्टेज पर है, पर अगर वो टेस्ट क्लियर कर पाए तो डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट हो सकता है। ये सुनते साथ ही जो एकेडमी के डायरेक्टर हैं वह भी कहते हैं, तुम्हारी बात तो सही है, इसी वजह से तुम अगले टेस्ट में क्वालिफाइड हो सकते हो। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अब हमें नेक्स्ट टेस्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे डिसाइपल्स को रिटर्न टेस्ट देना था। यहाँ पे उनके लिए कई सारे सवाल थे, लिमिटेड टाइम के अंदर उन्हें इन सवालों का जवाब देना था। पर यहाँ पे जो हमारा चांगशेंग था वो एक के बाद एक क्वेश्चन को समझते हुए उसके आंसर किए जा रहा था। ये देखते साथ ही जो मास्टर काऊ था वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसके लिए वो और ज्यादा क्वेश्चंस को लाता है पर हर एक क्वेश्चन चांगशेंग मानो काफी इजीली दे रहा था। कुछ ही देर में उसके टेस्ट भी क्लियर हो गए थे। यहाँ पे कुछ डिसाइपल्स ऐसे थे जो कि टेस्ट क्लियर कर पाए थे, पर ये रिकॉर्ड में ऐसा पहली बार हुआ था जब काफी कम टाइम के अंदर कोई डिसाइपल इस टेस्ट को क्लियर कर पाए जिसके पास कल्टीवेशन भी ना हो। यानी कि यहाँ पे बात हो रही थी चांगशेंग की। पर यहाँ पे मास्टर काऊ के लिए डिवाइन जनरल मेंशन से एक मैसेज आया था कि यहाँ पे चांगशेंग को टेस्ट में क्वालिफाइड ना किया जाए। अब हमें अगले दिन टेस्ट के रिजल्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस मोटे बंदे का भी रिजल्ट आया था कि वह पास हो चुका है। पर यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे कहीं पर भी चांगशेंग का नाम नहीं था, इसलिए वह इसके बारे में मास्टर काऊ से शिकायत करता है। पर वह गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे क्वालिफाइड हो? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। साथ ही यहाँ पे टैंक 36 भी पहुँच जाता है। वो कहता है, शिकायत तो है, उसने हर एक सवाल का आंसर पूरी तरीके से सही दिया था, वो किस तरीके से डिस्क्वालिफाइड हो सकता है? मास्टर काऊ कहता है, यह सीरियस मैटर है, तुम इसमें टांग ना अड्ढाओ तो ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। और वो ऐसे जाने लगता है जिससे टैंक 36 तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। पर यहाँ पे चांगशेंग कहता है कि गुस्सा होना सेहत के लिए खराब है और वैसे भी मैं किसी दूसरी एकेडमी के
अंदर एडमिशन ले लूंगा। टैंक 36 मन ही मन कहता है, लगता है कि यह पर्सन काफी इंटरेस्टिंग है। रात की दावत में दोनों ही एक दूसरे के साथ खाना खाने के लिए आते हैं। दोनों ही अपने अपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से देते हैं। चांग शेंग कहता है, तुम्हारा नाम 36 इसलिए है क्योंकि शायद तुम 36 भाई बहन होगे। पर यहाँ पे टैंक 36 हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। ब्लू क्लाउड लिस्ट में मेरी रैंक 36 नंबर है, इसी वजह से मैंने अपना नाम टैंक 36 रख दिया। चांग शेंग पूछता है, ब्लू क्लाउड लिस्ट यह कौन सी चीज है? टैंक 36 समझाते हुए कहता है, ब्लू क्लाउड लिस्ट सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स की रैंकिंग है और उसमें से जो मेरी रैंक है वो 36 है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो जो बाकी डिसाइपल्स हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। खाना खाते हुए टैंक 36 कहता है, वैसे देखने से तो नहीं लगता कि तुम शू के कोई पर्सन होगे। क्या तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता सकते हो? चांग शेंग कहता है, मैं जीनिंग से हूँ। टैंक 36 पूछता है, क्या जीनिंग में तुम्हारे माता पिता हैं? ये तो काफी दूर है। पर चांग शेंग कहता है, मेरी कोई मदर और फादर नहीं है। ये सुनते साथ ही टैंक 36 थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। चांग शेंग कहता है, मेरी सीनियर यूरेंग और मेरे मास्टर ने मुझे पाला। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जीनिंग के माउंटेन्स पर उस दिन काफी ठंड थी। सीनियर यूरेंग नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी पानी में बहता हुआ उन्हें मैं मिला। पर तभी वहीं पे एक पावरफुल ड्रैगन भी अपीयर हुआ जिसने सीनियर यूरेंग के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन वहाँ पे मेरे मास्टर जी आए और एक सिंगल अटैक में ही उस ड्रैगन को पीछे कर दिया। मेरे मास्टर सच में काफी पावरफुल है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी तरह कोई भी मौजूद नहीं है। जीनी के ओल्ड टेम्पल पर मैं बड़ा हुआ, पर मैं बचपन से ही काफी बीमार था। साथ ही जो सीनियर यूरेंग थे उनके एक पैर और एक हाथ नहीं थे और वह ठीक तरीके से देख भी नहीं पाते थे। मेरे सीनियर यूरेंग सबसे बेस्ट थे, पर हमारे मास्टर ने कभी हमें कल्टीवेशन के बारे में नहीं सिखाया। सबसे खुशी की बात तो यह थी कि लाइब्रेरी पर 3000 ताई बुक्स मौजूद थीं, जिन्हें मैं अक्सर पढ़ा करता था। हमारी गलतियों पर मास्टर हमें डांटते भी थे, पर उस दिन कुछ अलग था। जीनिंग पर पीच ब्लॉसम के फ्लावर्स चारों तरफ गिर रहे थे। तभी वहीं पे एक व्हाइट क्रेन आया जो असल में एक मैसेज लेकर आया था। असल में यहाँ पे जी फैमिली का एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। मेरे मास्टर ने जी फैमिली के जो लीडर हैं उनकी जान बचाई थी। इसी वजह से उनकी ग्रैंड डॉटर जू यूरोंग के साथ मेरी शादी होने वाली थी। इसी बात पर जू यूरोंग चांग शेंग को काफी सारे मैसेज भेजती रहती थी। मैसेज में था, छोटे लड़के, अगर तुम कभी शू वापस आओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। यहाँ का खाना काफी स्वादिष्ट है और यहाँ पे काफी ऐसी अच्छी चीजें हैं जिन्हें मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और यही मेरे लिए पहली बार था जब मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता था। पर तभी एक दिन अचानक कुछ अलग हुआ। मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगा और मेरी मेरिडियंस चमकने लगी। उसी टाइम पर वहाँ पे सीनियर यूरिंग और मास्टर भी पहुँच गए। होश आने पर मास्टर ने कहा, यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं, कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। पर यहाँ पे चांग शेंग कहता है, मैं अपनी डेस्टिनी बदल के ही छोड़ूंगा। उसके मास्टर भी उसे समझाते हुए कहते हैं, आज तक 800 सालों में बस 3 ही लोग अपनी डेस्टिनी बदल पाए हैं और वे काफी ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे। चांग शेंग कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी डेस्टिनी बदलने की हर वो कोशिश करूंगा। उसके मास्टर कहते हैं, तो फिर ठीक है, यहाँ से शेंदू की ओर जाओ और इंपीरियल कोर्ट एग्जाम क्वालिफाइड करो, इसके आगे से ही तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें मिल जाएगी। और उन्होंने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड भी उसे दे दी। साथ ही सीनियर यूरिंग ने कहा, तुम कामयाब होकर वापस जरूर लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके आगे हमें फिर से उन दोनों को दिखाया जाता है। टैंक 36 कहता है, ओह अच्छा ऐसा है, तुम्हारी कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग है। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पर तुम तो यहाँ पे नए हो ना। टैंडव एकेडमी से तुम्हारा क्या रिलेशन है? क्या वह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है? वैसे इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हारी मंगेतर कौन है? चांग शेंग कहता है, वैसे तो उसे शू में ही कहीं होना चाहिए, उसका नाम जू यूरोंग है। ये सुनते ही टैंक 36 हैरान हो गया, क्योंकि जू यूरोंग काफी टैलेंटेड है। 10 साल की उम्र में ही उसने डिवाइन फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया और पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे टैलेंटेड लोगों में आती है। ब्लू क्लाउड लिस्ट में वह नंबर 1 पर है। चांग शेंग कहता है, वैसे मेरी नजर में तो वह काफी चंचल लड़की है, हमेशा ही मेरी तारीफें लेटर्स में लिखती थी। टैंक 36 कहता है, तब तो डिवाइन जनरल मेंशन के पास भी ये मैसेज पहुंच चुका होगा कि तुम शू में आ चुके हो। इसके बारे में पता चलते ही वो काफी गुस्सा हो जाएंगे कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसकी शादी यूरोंग से होने वाली है। खासकर तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं वो काफी क्रूर हैं, जरा बच के रहना, तुम्हारी जान को खतरा है। चांग शेंग यहाँ से निकलते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके मैं मिस जू के बारे में कुछ गलत सोचूं। मुझे जितनी जल्दी हो सके यह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस लौटा देना चाहिए। इसी बात पर चांग शेंग निकल पड़ता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहाँ डिवाइन जनरल यानी उसके होने वाले ससुर पहुँच चुके थे और कहते हैं, लड़के तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लौटा दो और शेंदू से निकल जाओ। चांग शेंग कहता है, ये बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी, क्या मेरी एक रिक्वेस्ट है? मैं पर्सनली मिस जू को यह लेटर देना चाहता हूँ और उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। जू शजी कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी बेटी कल्टीवेशन छोड़कर तुम्हारे पास आए, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। जू शजी गुस्सा होकर उस पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगते हैं। चांग शेंग कहता है, मैं तो बस इसे वापस लौटाना चाहता हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। पर जू शजी उस पर पावरफुल अटैक कर देते हैं। चांग शेंग लाइटनिंग की
हेल्प से एरे को समझते हुए उसे डिफीट कर देता है और अपनी मास्टर की स्वॉर्ड यूज करते हुए पावरफुल अटैक करता है। स्वॉर्ड देखते ही जू शजी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एक मिस्टीरियस ओरा फील हो रहा था। जू शजी उसे मारने के लिए अपनी स्टार डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। टैंग 36 भी यह देख लेता है और उसी तरफ दौड़ता है। चांगशेंग फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हारी एरे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी स्टार डोमेन भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी बीच में बहुत पावरफुल अटैक आता है जो दोनों के हमलों को खत्म कर देता है। वहाँ चीफ इंपीरियल ऑफिशियल मोयू प्रकट होती है। लॉर्ड जू कहते हैं, सीनियर मोयू, यह हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। मोयू कहती है, लॉर्ड जू, मैं यहाँ लॉर्ड पो का लेटर लेकर आई हूँ। यह सुनते ही जू फैमिली के लोग झुक जाते हैं। मोयू कहती है, लॉर्ड पो ने आदेश दिया है कि चांगशेंग शेंदू की स्टेट रिलीजियस एकेडमी में रहेंगे और पोप का ऑर्डर फॉलो किया जाना चाहिए। तभी टैंग 36 वहाँ पहुँचता है और चांगशेंग से कहता है, क्या यह सच है कि तुम उसकी स्टार डोमेन तोड़ सकते हो? चांगशेंग कहता है, यह तो बस एक झूठी बात थी। वह आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहता है, मास्टर सीनियर यूरेंग, मैं अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए हर कोशिश करूंगा और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूंगा एक और नया सनसेट देखने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।